आज 2:24 हो गए दोपहर के, और 13/1/2026 को है, और आज हम तैयारी करेंगे हिंदी की। हिंदी के अंदर सबसे पहला चैप्टर है समास। तो सबसे पहले तो हिंदी के अंदर कोई भी जो लैंग्वेज है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर वो बेसिकली होती क्या है, इट इज लाइक पाइथन लैंग्वेज। तो इसमें हमको मेनली सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स लर्न करना पड़ता है कि सिंटेक्स क्या है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स याद करना होता है कि सिंटेक्स का क्या मतलब है। अब सिंटेक्स से यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे कोई वाक्य बोलते हैं, कोई कोई सेंटेंस जब हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो वो एक सिंटेक्स होता है। क्योंकि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम बिना बोले, क्योंकि हम जब भी कोई लैंग्वेज डेवलप करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम बिना उनको वर्ड्स के, मतलब बिना वर्बल उसके रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपनी भाषा को समझाएं। जैसे मान लो कि अखबार के अंदर, कोई न्यूज़पेपर के अंदर कोई खबर आती है, उसमें कोई सेंटेंस है, वाक्य है, तो उनको समझना तो पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए आपको पूरा सिंटेक्स समझना पड़ता है कि ये हर एक वर्ड का क्या मतलब होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स समझ रहे हैं। तो कोई भी जो लैंग्वेज रहती है वो बनती कैसे है, तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि हम सबसे पहले वर्ण आते हैं। तो वर्ण, जब वर्ण हो जाते हैं फिर उसके बाद आता है, वर्ण हो गए, और वर्ण फिर वो क्लासिफाई कर देते हैं स्वर के अंदर और व्यंजन के अंदर, और फिर वर्ण से बना देते हैं वो शब्द, और शब्द से बना देते हैं वाक्य। अब हर जो शब्द है ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए तभी उसको वाक्य बोलेंगे, अदरवाइज तो वो शब्दों का एक समूह ही है। तो अगर उसका कोई कोई मीनिंग नहीं है तो वाक्य नहीं बोलेंगे। तो ये यहाँ तक का तो हमको समझ आ गया कि हम कोई भी चीज जो हम समझ रहे हैं, तो हम एक्चुअली हम समझ रहे हैं कि ये जो वाक्य जो बना रखे हैं, इनका, इनके अंदर जो ये शब्द है या ये वाक्य के अंदर हमने कैसे चेंजेस किए। और जो भाषा होती है, तो भाषा में क्या होता है कि धीरे धीरे हम चेंज इजी की तरफ जाते हैं। तो अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई बड़ा वर्ड है, जैसे राजा का पुत्र, तो इनको तुम चाहोगे कि धीरे धीरे छोटा किया जाए, तो इन छोटा करने के इस प्रोसेस के अंदर ही इन्होंने समास डेवलप डेवलप किया। तो राजा का पुत्र को इन्होंने बोला राजपुत्र। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसमें तीन मेजर रिसर्चर्स रहे। एक में एक रहा पनीनी, एक रहा पतंजलि, और एक और था, इन्होंने अष्टध्यायी लिखी। और इन्होंने, जो पनीनी था, इसने ही इस लैंग्वेज के अंदर जो बेसिक ग्रामर थी, ग्रामर मतलब सिंटेक्स, कि सिंटेक्स के रूल्स है, वो इसने डेवलप किए थे। अब आ जाते हैं ये नोट्स हैं। तो ये नोट्स के अंदर समास क्या है, समास एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का क्या मतलब है, जुड़ा हुआ शब्द है। अब यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द का मतलब क्या है, यौगिक इज इक्वल टू शब्द प्लस शब्द। शब्द और शब्द से दो चीजों, दो शब्दों के मिलन को यौगिक शब्द कहते हैं। और इन दोनों से एक शब्द जिसका नया सार्थक शब्द हो। समास जो है सम प्लस आस, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द, इसमें इंपॉर्टेंट है सार्थक शब्द बनता है, वो समास कहलाता है। बड़े वाक्य को छोटा करने में मदद करता है। हवन के लिए सामग्री को हमने बोल दिया हवन सामग्री। यौगिक शब्द जो हो गए वो शब्द प्लस शब्द और एक शब्द बन गया, दो, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हुए यौगिक शब्द होते हैं। एग्जाम्पल नील प्लस कमल, नील कमल। अब ये तो ठीक है कि भाई जोड़ दिए। अब इनमें दिक्कत ये आ जाती है कि जब तुम अगर ऐसे ही चलाओगे तो तुमको नीलकंठ का मतलब नहीं समझेगा, तुमको लगेगा नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत ये है कि वो नीला है, वो कंठ वो नहीं बोल रहा है, वो नीलकंठ से संबोधित कर रहा है शिव जी को। और अब इसकी वजह से हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है कि कैसे कोई वर्ड्स जो हमने बना रखे हैं, ये जुड़े हुए जो वर्ड्स है, ये किस टाइप के हैं। उन्हीं से पता लगेगा। अब किसी रीडर को अगर तुमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो वर्ड है, जो समास है, ये उस टाइप का है, तो उसको उससे मतलब समझ आ जाएगा। अब रूढ़ शब्द है ऐसे शब्द जिन्हें तोड़ा ना जा सके या उनके सार्थक शब्दों में ना तोड़ा जाए। मतलब अगर कोई शब्द है उसको तोड़ोगे तो उसका कोई और सार्थक शब्द नहीं बनेगा। जैसे सूर्य, राज, कान, ये तो योग रूढ़ में यौगिक प्लस रूढ़, शब्द प्लस शब्द, और इससे शब्द अर्थ रूढ़ होगा। तो दशानन, तो अब इसको अगर तुम तोड़ भी दोगे तो दस और आनंद। लेकिन इसका अर्थ जो इस शब्द का अर्थ है, ये खुद खुद एक नया अर्थ है। रावण, दशानन, दस और आनंद अगर तुम दो वर्डों में तोड़ देते हो तो मान लिया कि ये तो टूटा हुआ है। तो रूढ़ शब्द तो जो है उसको तो तोड़ोगे तो कोई वर्ड ही, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें दस
और आनंद, ये दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन इसका जो फाइनल यौगिक शब्द बना है, उस शब्द का भी अपना एक खुद का रूढ़ अर्थ है। तो अब इसको अगर तुम तोड़ देते हो तो इससे कोई मतलब नहीं निकाल सकता। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए रिजर्व होता है, तो व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए या स्थान के लिए, दोनों शब्द जिनसे मिलकर बना है उनका अर्थ नहीं लिया जाता। लिखने में वह यौगिक होते हैं, दिखने में वह यौगिक होते हैं। तो जो जो दो शब्द लिए हैं इनसे उसका कोई अर्थ नहीं है, ये किसी थर्ड चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे लंबोदर, एकदंत, पीताम्बर, तो इनके खुद के मतलब है, लेकिन ये बहुविरी जो बाद में आएगा उसको तरफ ले जाता, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री कृष्ण। योग रूढ़ के शब्द के सभी उदाहरण बहुविरीही समास के उदाहरण होते हैं, क्योंकि वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो योग रूढ़ जितने भी हैं, जैसे दो जब वर्डों को जोड़ते हो तो एक तो हो गया कि क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया, जो कि जिसका एक तो ये रूढ़ शब्द हो गया, एक योग रूढ़ होता है। और यौगिक शब्द क्या होता है कि शब्द से शब्द मिला के, मतलब दोनों को मिला के एक शब्द होगा। अब देखो नील और कमल, तो नील कमल, अब मान लो कि हवन सामग्री, इनको अगर तुम तोड़ते हो हवन और सामग्री, तो ये जो है ये सिंपल समास है। लेकिन अगर तुम योग रूढ़ की तरफ जाते हो तो तुम्हारे साथ दिक्कत है कि, तो यौगिक शब्द का हम समझ गए कि यौगिक शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द क्या होता है, और योग रूढ़। तो जो शब्द होते हैं उनको क्लासिफाई कर रखा है कि जैसे यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है। और योग रूढ़ के जो शब्द होते हैं, योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो बहुवीरी समास के उदाहरण होते हैं। यदि वो योग रूढ़ होने के नियम पालन करते हैं तो सदैव बहुवीरी होंगे। प्रथम पद, पद क्या होता है, वाक्य में जो शब्द यूज किया जाता है उसके उसको पद बोलते हैं। तो उत्तर पद, तो समस्त पद और सामसिक पद, समास के नियमों। तो समस्त पद और सामसिक पद, समास के नियमों से बने पद। तो नील और कमल, नील कमल प्रथम पद, उत्तर पद, समस्त पद, नील कमल। और समास के लिए नियम क्या है कि उसका कोई सार्थक शब्द बनता हो उन दोनों के। तो इसलिए जो ये है समस्त पद या सामसिक पद, इनका मतलब आ गया। अब समास के भेद, भेद मतलब टाइप्स, तो इसके हैं छह। छह के अंदर क्या है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुवीर, ये छह हैं। अब इनको याद करने के लिए देखो सिंपल सा है। अब ऐसे सोचो कि अगर मान लो कि हम किसी भी दो वर्ड को मिलाते हैं और उनसे कोई वर्ड मिलाते हैं, तो जब ये जो पनीनी और इन्होंने जब सोचा तो इन्होंने देखा कि इंसान या ह्यूमंस जो है हिंदी के अंदर सिर्फ छह टाइप के वर्ड्स को मिला के ही बना सकते हैं। मतलब अगर दो वर्ड को मिलाएंगे तो उनसे सिर्फ छह चीजें करवा सकते हैं। अविभाव में क्या है कि इनके अलावा तुम किसी भी उनको मिला के कोई सार्थक शब्द नहीं बना सकते। अगर तुम किसी भी दो चीजों को मिलाओगे और उससे, और क्यों मिलाओगे, तुमको अगर मिलाना भी है किसी चीज को तो तुम्हारे पास पहले तो होना चाहिए कारण कि मैं क्यों मिलाऊं दो शब्द को, तो छोटा करना है। तो अब तुम जब छोटा करने के क्रम में दो शब्दों को मिलाते हो तो वो सिर्फ छह टाइप के छह कारणों की वजह से मिला सकते हो। तो छह कारण कौन कौन से हैं उनके बेस पे, एक तो है अव्ययीभाव, इसका पूर्व प्रथम पद प्रधान हो वह पद अव्यय। तो इसमें इसमें जो प्रथम पद मतलब जो पहला शब्द है, जो उसका प्रथम पद है वो प्रधान होगा, और वो पद अव्यय होगा। अव्यय क्या होगा कि वो उससे ज्यादा टूट नहीं सकता। तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या है, तत्पुरुष को एक्चुअल में ये तत् का मतलब होता है उसका, तत् मतलब उसका। और कर्म, कर्म मतलब होती है इसके अंदर रिश्ता बताया जाता है, रिलेशन, मतलब क्वालिटी। तो या तो ये उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेषण, ये होंगे। और तत्पुरुष के अंदर उसकी बताई जाती है अथॉरिटी। अथॉरिटी के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कारक चिन्ह, कारक नहीं, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह कैसे होते हैं, जैसे कारक के अंदर वो पढ़ेंगे हम कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो ये हम पढ़ेंगे कारक चिन्ह के अंदर। तो ये बात समझ आ गई कि क्वालिटी। और द्विगु, द्वि का मतलब होता है संख्या, तो इसमें शुरुआत में संख्या होगी। द्वंद्व का मतलब होता है जिसके दोनों पद प्रधान हो,
जैसे भाई बहन। बहुव्रीहि समाज का मतलब होता है इंटरनल ना हो के कोई एक्सटर्नल चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे दो वर्ड मिलाए, उनसे जो वर्ड बना वो योग रूढ़ बना, मतलब उसको तोड़ भी दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा, तो वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यौगिक शब्द है, बट वो योग रूढ़ शब्द है। अब योग रूढ़ है तो इसलिए वो किसी और चीज को बताएगा, और जो ऐसा कहीं तुमने मिलाया है तो उन शब्द को हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। अब आ जाते हैं अव्ययभाव पे। इसमें दोनों पद अप्रधान हो, तीसरा पद प्रधान हो। तो अब इंपॉर्टेंट जब फंसेंगे तो सिर्फ यहीं पे फंसेंगे। अव्ययी तो हम याद कर लेंगे, तत्पुरुष द्विगुणी में हम याद कर लेंगे तत्पुरुष और कर्मधारय। तो ये बात ध्यान रखना कि इसके अंदर कारक है, तो कारक के अंदर क्या, किसको, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ के जो देता है वो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी उत्तर पद प्रधान है, और पूर्व पद व उत्तर पद के बीच रिश्ता हो, और रिश्ता कैसा हो, उपमान का, विशेषण का, उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी बता रहा हो सेकंड वाले की। ये बात अगर क्लियर हो जाती है तो फिर हम कहीं नहीं फंसे। अगर कोई शब्द ये जो है चेंज ना हो, काल, लिंग, कारक, वचन, वचन मतलब एक वचन बहुवचन, कारक वो जो कर्ता कारक कर्म कारक उनकी वजह से चेंज ना हो, लिंग, लिंग के अंदर पुल्लिंग स्त्रीलिंग की मान लो कि अगर कोई चीज लिंग के बेस पे चेंज नहीं हो रही, और काल मतलब समय के साथ के अनुसार बदले, वो अव्यय शब्द होते हैं, वे अविकारी शब्द होते हैं। शब्द जो होते हैं एक अविकारी होते हैं जिसमें परिवर्तन ना हो, और एक विकारी होते हैं जो, और जो बदल जाते हैं वो विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द। अब अव्यय शब्द, अव्यय प्लस शब्द, अब तुमने शुरुआत में लगाया कोई अव्यय और बाद में लगाया शब्द और उन दोनों को जोड़ दिया, तो इससे होगा क्या कि जो समास बनेगा वो अव्यय अव्ययी भाव समास बनेगा। तो पूर्व पद और इसके अंदर सिर्फ सात है, ये सात है, सात सात। तो इसको याद करने के लिए क्या है, आ, अनु, बे, ये शुरुआत में हो गए। फिर उसके बाद आ गया हर, हर, ये हो गए यथा, बे, यथा और प्रति, और एक ये यावत, ये आठ है, तीन तीन छह और दो आठ, यथा प्रति। तो आ अनु बे, तो सबसे पहले तो ये याद करना, आ अनु बे, और फिर हर भर, फिर यथा प्रति, और फिर यथा से यावत करना है। तो आजीवन, अब ये किसी भी चीज से चेंज नहीं हो रहा कि जैसे मतलब पुल्लिंग की, मैं आजीवन आपसे प्रेम करूंगा, तो अब उसमें कोई भी कुछ भी बोले तो आजीवन को इससे कोई मतलब नहीं है। भरपेट, बेपरवाह, प्रतिदिन, तो ये सब, ये सात वर्ड जो शुरुआत में आ जाएंगे तो ये बन गया क्या, अव्ययभाव। तो ये रिपीटेड शब्द आ जाए तो अव्ययभाव होगा, दिन दिन। ये इंपॉर्टेंट है कि ठीक है वो नहीं भी है तो भी अगर ये है बात बात, रातों रात, दिनों दिन, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर रिपीटेड शब्द भी आ रहे हैं, दोनों को मिला दिया है, दोनों शब्द सेम है। अब सामसिक पद यदि काल, लिंग, कारक, वचन नहीं बदलता तो अव्ययभाव है। मैं आजीवन काम करूंगा, तुम आजीवन काम करोगे, वे आजीवन, तो आजीवन सेम ही रहेगा। दूसरा आ गया तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद के बीच से कारक के चिन्ह लोप हो। अब ये देखो कारक के चिन्ह, तो तत्पुरुष के अंदर तत्पुरुष और कर्मधारी में दोनों में ही उत्तर पद प्रधान है। अब रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, तो को, तो ये जो चिन्ह है ये आने चाहिए उनको बीच में। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, का की के नीचे, में पर, हे अरे भू, तो ये आ गया। अब गगन को चूमने वाला, तो ये जो है इनके बीच में क्या होगा, तत्पुरुष समास, दो वर्ड मिले होंगे, दो शब्द मिले होंगे, और वो दो शब्दों के बीच में उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, और ये होगा विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये सब हो गया, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ये ठीक है, ये हो गया। कर्मधारी जिसका उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष या उपमान उपमेय होंगे। कोई गुण जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रसिद्ध हो जाता है तो उसी चीज को उपमान कहलाता है। जिससे तुलना की जाए वो उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। तो तुम जिसकी तुलना की जा रही हो, जिस गुण, कोई गुण किसी,
कोई गुण है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रसिद्ध हो गया, जैसे चांद, तो चांद जो है, चांद अब उपमान की तरह है। सफेद गाय, तो ये विशेषण है। उपमान में समास विग्रह करेंगे तो आएगा के समान, विशेषण में के है जो, ये दोनों डिफरेंट है। के समान उपमान और विशेषण में, कि के समान और सफेद है जो गाय, अगर इन दोनों को समास को विग्रह कर लेंगे तो सफेद है जो गाय। तो इसलिए अब ये पूरा ऐसा लिखने की बजाय सफेद है जो गाय, अब इन्होंने क्या किया है, सीधा लिख दिया सफेद गाय। तो ये है तो क्या, समास, लेकिन ये समास कैसा है, ये समास है कर्मधारय, ना कि तत्त मतलब उसका, उसके अंदर के अथॉरिटी, और अथॉरिटी और कर्म मतलब क्वालिटी, के से कर्म, के से क्वालिटी। अब ये दोनों में कमल, ये के समान, या तो के समान आएगा या है जो आएगा। फिर आ जाता है द्विगु। द्विगु में क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। मतलब उत्तर पद प्रधान मतलब उसकी चीजें बता रहे हैं, उत्तर पद पे फोकस है, और पूर्व पद सिर्फ उसकी विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो द्विगु समास हो गया। एक दंत द्विगु समास नहीं है, क्योंकि इसमें समूह नहीं बनता, मतलब ये कोई समूह के विग्रह करने पर समूह बनता है, चार अन्नों का समूह, आठ अन्नों का समूह, तीन रंग का समूह। तो ये पूरा लिखने की बजाय हम सीधा बोलते हैं चवन्नी, अठन्नी, तिरंगा, ऐसा। द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो, पदों के बीच सामसिक चिन्ह हो, ये योजक चिन्ह हो, सामसिक चिन्ह और योजक चिन्ह, या समास विग्रह करने पर और, वे, तथा, एवं शब्द तभी द्वंद्व। तो ये हो गया। तो या तो ये पूरक होंगे या ये विलोम शब्द होंगे। दिन दिन द्वंद्व समास नहीं होगा, ये अव्यभाव होगा, क्योंकि ये रिपीटेड शब्द उसी में आएंगे। रिपीटेड शब्द आ गए, देखो इसमें कंफ्यूज हो गई, अगर ये आया और तो मतलब पूरक या विलोम तो है द्वंद्व, लेकिन अगर सेम सेम आ गया, ना तो वो पूरक है और ना द्वंद्व है, तो फिर इसके अंदर आ जाएगा ये क्या, अव्यभाव। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फंस जाओ। तो बहुव्रीहि समास, जिनके दोनों पद प्रधान हो और ना किसी अन्य पद की प्रधानता हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। योग रूढ़ शब्द के सभी उदाहरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसलिए अर्थ नहीं किया जाता, इसलिए अन्य पद का अर्थ लिया जाता है। अर्थ किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रूढ़ होता है। सो सार्वभौमिक रूप नया शब्द किसी एक विशेषण होता है। ठीक है, पिल्ला है, अंबर, नीलकंठ, बहुवीरी, कर्मधारी है, ये ऐसे चॉइस दे देंगे। खत्म पहला चैप्टर।